नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह और काफी सारे विराम चिन्ह हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर विराम चिन्हों को पहले यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेंगे और फिर इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले जो विराम चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़ा था उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी के शेष जो विराम चिन्ह है उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि भावों और विचारों। देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर, विराम चिन्ह की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के बीच में या अंत में उनको लगाया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो पिछले दो से तीन सेशन से हम इसको पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कंठस्थ भी हो गई होंगी कि विराम चिन्ह होते क्या है, विराम का अर्थ क्या होता है, तो और हम क्यों विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी है। सबसे पहला विराम चिन्ह जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वो था हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम हमेशा वाक्य की पूर्णता पर करते हैं, जैसे कि उसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। कभी भी कोई चीज रटनी नहीं होती है, कभी भी कोई चीज रटनी नहीं है। आपको जो लिखाया जा रहा है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि पूर्ण विराम कहा जा रहा है। विराम का अर्थ है रुकना, ठीक है। अब पूर्ण विराम यानी कि वाक्य जब कंप्लीट हो चुका है, वाक्य पूरा हो चुका है, तो उसके अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसको पूर्ण विराम कहा गया है। और दो तरह के वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। एक होते हैं आपके विस्मय सूचक वाक्य और दूसरे होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक वाक्य के साथ लगाया जाता है, विस्मय सूचक को विस्मयवाचक चिन्ह के साथ लगाया जाता है। तो इस तरह से राम स्कूल से आ रहा है, वाक्य स्टॉप हो गया, वाक्य हमारा खत्म हो गया, तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। ठीक है, वह छत से गिर गया, हमने पूर्ण विराम लगाया। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, कंप्लीट, तो हमने पूर्ण विराम लगाया। इसी तरह से आगे हमने उसके बाद पढ़ा अपना अल्प विराम, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में हमने कहा कि इसको हम पूर्ण विराम की अपेक्षा यहाँ पर कम देर के लिए रुकते हैं, क्योंकि अर्ध विराम नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध यानी कि आधा। तो जितनी देर हम पूर्ण विराम में रुकते हैं उससे आधे समय के लिए हम अर्ध विराम में रुकते हैं। और एक होता है आपका अल्प विराम। अल्प विराम भी बहुत कम समय के लिए हम वहां पर रुकते हैं, तो वो होता है आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में हम क्या करते हैं, जो पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकते हैं, उसे कहा जाता है आपका अर्ध विराम, और ये उसका चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह भी आप याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमने पढ़ा था अल्प विराम। अल्प विराम को हमने अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि कब कब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ये जो विराम चिन्ह है इनका बहुत ही अधिक महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप इनके महत्व को नहीं समझते हैं, अगर आप इनके महत्व को नहीं समझते हुए इनका यूज सही जगह पर नहीं करते हैं, तो आपके अर्थ का अनर्थ भी कई बार हो जाता है। यानी कि हम किसी भी वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, वाक्य के अर्थ में छिपे हुए भाव को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए इन विराम चिन्हों को लगाना, इन विराम चिन्हों का यूज करना और इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर बात की थी हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की, तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक वाक्यों के
यानी कि आपको लगता है जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके अंत में हम इस तरह से प्रश्न सूचक वाक्य का या प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करेंगे। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे। इसीलिए देखिए हिंदी भाषा में जहां पर भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसको प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने शुरुआत में आपको प्रश्न जो पूर्ण विराम है उसके विषय में बताया था तो उसमें हमने कहा था कि प्रश्नवाचक चिन्हों जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। विस्मय सूचक के लिए भी हमने यहाँ पर बताया था, जहां पर आपको आश्चर्य का भाव आता है, जहां पर आपको हर्ष खुशी का भाव आता है, जहां पर घृणा का भाव आता है, जहां पर आपको दुख का भाव आता है, वहां पर हर जगह पर आपको विस्मय सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग करना होगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर कहा कि विस्मय सूचक वाक्यों में भी, तो विस्मय सूचक वाक्य ये जो चिन्ह होता है ये शुरुआत में ही लगाया जाता है। विस्मय वाचक जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ में, जैसे हमने लिखा वाह तो हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगाया, जैसे हमने लिखा अरे, आश्चर्य का भाव जब हमने प्रकट किया तो विस्मय सूचक चिन्ह लगा। अगर हम एक तरह से घृणा का अगर हम भाव प्रकट करते हैं, छी छी, तो इस तरह से विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम एक तरह से दुख का हाय, उसके बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। और इसके साथ जब यहाँ पर वाक्य कंप्लीट होता है तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा और हमेशा पूर्ण विराम ही लगाना है, जैसा आपका वाक्य होगा वैसा आप लगाएंगे। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, तो वाह के बाद आपने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद आपको लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप प्रश्नवाचक लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि वाक्य सामान्य रूप से बोला जा रहा है तो आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ी, आगे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। योजक चिन्हों के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं आपके योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि युग्म एक जोड़ा बनाता है। ठीक है, जैसे जय पराजय, ठीक है, योजक बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, ठीक है। उसके बाद तुलना वाचक में भी आपका योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, चांद सा चेहरा या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, उदाहरण चिन्ह के बारे में पढ़ा था। उदाहरण चिन्ह में हमने कहा हिंदी भाषा में किसी और के वाक्यों को यदि हम ज्यों का त्यों रख दें, ज्यों का त्यों प्रयोग करें, तो उसको हमने कहा था उदाहरण चिन्ह। और इस तरह से डबल यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट हमने ऊपर की तरफ बनाया था, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि ये हमारी कही गई बात नहीं है, ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये तुलसीदास जी ने कहा है और उनकी कही गई बात को मैं एज इट इज आप लोगों के साथ रख रही हूँ।
उसके बाद हमारा यहाँ पर आया था दूसरा जो चिन्ह था, वो था हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह हमने कहा था कि किसी भी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि आप कोई शब्द कहते हैं और उसके बाद उसका अर्थ क्लियर करते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं। सामर्थ्य, तो उसको ब्रैकेट करके कोष्ठक बनाकर हमने उसका अर्थ लिख दिया शक्ति। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। और साथ ही कोष्ठकों का प्रयोग मैंने आपको कहा था नंबर्स, यानी कि अंकों और शब्दों को अलग अलग करने के लिए। पहले का क, ठीक है, दूसरे का ख, इस तरह से अंकों और शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के लिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा जो होती है, इसमें हमें कई बार एक ही शब्द का प्रयोग, जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं, शॉर्टकट में हम उसको लिखते हैं, तो कई बार हिंदी भाषा में हम एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हमें करना पड़ता है। तो हम उसको लिखने के लिए उसका संक्षिप्त रूप एक ले लेते हैं, छोटे रूप में उसको लिख लेते हैं। तो उसके भी मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए थे। जैसे पंडित लिखा गया है, तो पंडित लिखने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। अब किसी के नाम आपने किसी का लिखना है और उसका नाम है डॉक्टर, उसका नाम डॉक्टर से स्टार्ट होता है, तो आप हर बार उसके नाम के आगे इस तरह से डॉक्टर नहीं लिखेंगे। आप उसके नाम के आगे ऐसे आप डॉक्टर लिखेंगे और फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगर कोई पंडित है तो आप बार बार उसके नाम के आगे पंडित नहीं लिखेंगे, तो आप उस नाम के आगे इस तरह से शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी राज्य का नाम ले रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो बार बार आप उत्तर प्रदेश ना लिखकर उ, फिर लाघव चिन्ह, फिर प्र, इस तरह से आप लिखेंगे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं लाघव चिन्ह के, और अब मुझे लगता है आपको भूलने की बिल्कुल भी ऐसी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं बची है कि लाघव चिन्ह। उदाहरण शब्द देखिए हम बार बार प्रयोग करते हैं, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के लिए। तो बार बार इस तरह से उदाहरण शब्द ना लिखकर हम उसको लाघव चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे लिखते हैं और उसके बाद हम उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये है आपका लाघव चिन्ह। ठीक है ना, इस तरह से इसको यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, हमने आगे यहाँ पर लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हंस पद त्रुटि बोधक। हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? इसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी वाक्य को या वाक्यांश को पढ़ते समय या अक्षर को लिखते समय जब हमारा कोई अक्षर छूट जाता है, तो छूटे हुए को वाक्य, जो छूटा हुआ शब्द होता है, उसको नीचे से लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। हंस पद चिन्ह या त्रुटि बोधक, यानी कि हमारी गलती को बताने वाला, हमारी त्रुटि को बताने वाला त्रुटि बोधक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे चिन्ह पढ़ लिए हैं। अभी देखिए आपका एक यहाँ पर और आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका चिन्ह, जिसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। अब क्या होता है ये विवरण चिन्ह? किसे कहते हैं विवरण चिन्ह? देखिए, विवरण चिन्ह नाम से क्या पता चल रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है नाम से? विवरण चिन्ह, विवरण यानी कि जब आप किसी भी बात को, अपने कोई भी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है, तो उसको कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, इसको आप लिख लीजिए। जहां किसी
वक्तव्य को, वक्तव्य यानी कि जो हमने बोला है, जो हमारा वक्तव्य है उसके लिए। तो देखिए जो हमारा वक्तव्य है उसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले विवरण चिन्ह आप यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग अगली, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो देखिए विवरण चिन्ह क्या होता है कि जो हम कुछ बोलते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसको अगर हमने अलग करके लिखना है तो उसको कहते हैं विवरण चिन्ह। तो लिख लीजिए जहां किसी वक्तव्य, वक्तव्य यानी कि जो भी बोली गई बात है, वक्तव्य को अलग करके जब किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह का, उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके लिए, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, जैसे उदाहरण के लिए लघु कथा, ये आपका जो विवरण चिन्ह है उसका चिन्ह आपका इस तरह से होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह को इस तरह से लिखा जाता है। तो लघु कथा, ठीक है, लघु कथा, फिर आप इसको ऐसे करेंगे डैश, और लघु कथा का जो नाम है वो आप यहाँ पर बताएंगे, नए युग की मांग, नए युग की मांग। दूसरा एग्जाम्पल, ऋषि तुल्य साहित्यकार, ऋषि तुल्य साहित्यकार, और फिर आप उनका नाम लिखेंगे, आनंद शंकर माधव। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये अगला हमारा चिन्ह है विवरण चिन्ह। तो इन सब से पहले, यानी कि इन सब जो आपने पढ़ा है उसके बाद में आप विवरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करेंगे, यानी कि हंस पद को पढ़ने के बाद आप विवरण चिन्ह को पढ़ेंगे। जब आप हंस पद को नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद आप विवरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने विवरण, एक तरह से विराम चिन्ह जितने भी हैं वो हमने पढ़ लिया है। विराम चिन्ह यानी कि जहां जहां पर हमने रुकना है, ठीक है। तो एक तरह से हमने यहाँ पर सारे विराम चिन्हों को कंप्लीट कर लिया है। हमें कहाँ पर रुकना है, सबसे पहले पूर्ण विराम के लिए, उसके बाद अर्ध विराम के लिए, उसके बाद अल्प विराम के लिए, उसके बाद प्रश्नवाचक के लिए, उसके बाद आपका एक तरह से हमने लाघव चिन्ह को भी विराम चिन्ह कहा, हमने योजक चिन्ह को भी विराम चिन्ह कहा, क्योंकि हमें वहां पर उतना देर के लिए रुकना होता है। तो इस तरह से इसे आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम इसमें आगे कुछ अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ये जानते हैं
कि हमने यहाँ पर कितना सीखा, क्या कुछ हमने इस पाठ में सीखा है, उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लिया होगा ये आप सभी ने। तो कुछ प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पंक्ति लिखी है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपको इस पूरे वाक्य को यहाँ पर जिस तरह के विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो विराम चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसको लगाकर आप इसको पुनः लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 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 तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उदाहरण चिन्ह के अंदर इसको बंद किया जाएगा, उदाहरण चिन्ह के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि किसी की कही गई बात को, यानी कि किसी ने कुछ भी जो कहा होता है उसको जब हम एज इट इज लिखते हैं, यानी कि किसी की कही गई बात को जब हम बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं तो उसको कहा जाता है आपका उदाहरण चिन्ह। और इस तरह के उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको इस तरह के उदाहरण चिन्ह में बंद किया जाता है। तो देखिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर जो ये उनकी कही गई बात है वो हमने बिल्कुल इसी तरह से लिख दी, एज इट इज हमने लिख दी। तो ये है हमारा उदाहरण चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक और प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। चलिए अगला यहाँ पर लिखते हैं, हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने फूल और फूल पत्ती और कली, हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने फूल पत्ती और कली नहीं तोड़ी। हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने फूल पत्ती और कली नहीं तोड़ी। तो कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा। हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने फूल पत्ती और कली नहीं तोड़ी। अब यहाँ पर आप फिर से कहीं उदाहरण चिन्ह का प्रयोग मत कर दीजिएगा कि आप कहेंगे कि हमने कहा है तो हमारी बात को आपने एज इट इज लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है,
ये केवल और केवल वो कुछ कोटेशंस थी जो किसी ने बात कह दी और उसको वो काफी टाइम तक वैसे ही चली आ रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए उसको ऐसे लिखा जाता है। तो हमने प्रधानाचार्य जी से कहा, हमने फूल पत्ती और कली नहीं तोड़ी। क्या चीज यहाँ पर आपको समझ आ रही है? देखिए, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें आइडिया दे रही है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रयोग किया है फूल पत्ती और कली। फूल पत्ती और कली, फूल, पत्तियां और कलियां, तीनों एक जैसे शब्द है, प्लांट से रिलेटेड है। तो देखिए, हमने कहा जब एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? आपका अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया और लास्ट वाले शब्द से पहले फूल पत्ती और कली, तो कली से ठीक पहले आप देख रहे हैं और शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों चीजें हमें आइडिया दे रही हैं कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। और एक और जगह पर अल्प विराम का प्रयोग होगा, हमने प्रधानाचार्य जी से कहा। हमने फूल पत्ती, फूल और पत्ती के बीच में अल्प विराम लगाएंगे और कली नहीं तोड़ी। ठीक है, तो आपका फूल और पत्ती और कहा, इस पर आपका अल्प विराम यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं। एक शब्द में यहाँ पर आपको लिखती हूं कि आपने उसको यहाँ पर, वहां पर आपने लाघव चिन्ह का प्रयोग करना है। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चिन्ह तो किस तरह का होता है लाघव चिन्ह? देखिए, शब्द है प्रोफेसर आनंद प्रकाश व्यास। अब आपने कौन से शब्द पे और कैसे आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कौन से शब्द पे और कैसे आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी शब्द को हमने संक्षिप्त करके लिखना हो, छोटे रूप में लिखना हो, तो तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर शब्द जो प्रयोग किया गया है, इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोफेसर आनंद प्रकाश व्यास, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि ये लाघव चिन्ह यहाँ पर आपने प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए, और दूसरा हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब आपने कुछ चीजें मैच करनी है। अब आपने कुछ चीजें यहाँ पर मैच करनी है। मैं दोनों तरफ आपके यहाँ पर लिखूंगी और आपने मैच करना है कि कौन सा चिन्ह जो है वो किसका है। ये आपका एक चिन्ह है, ये आपका एक चिन्ह है, ये आपका चिन्ह है, उसके बाद ये आपका चिन्ह है और उसके बाद ये आपका एक चिन्ह है। सबके अलग अलग नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। अल्प विराम, योजक चिन्ह, उसके बाद उदाहरण चिन्ह, उसके बाद आपका आता है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और अंत में आता है विस्मय बोधक।
विस्मय बोधक। चलिए कौन मैच करेगा, फटाफट मैच कीजिए, फटाफट बताइए कौन सा चिन्ह किसका है। चलिए फटाफट खुद से मैच कीजिए, पहले कौन सा चिन्ह किसका है, यानी कि सबसे पहला जो चिन्ह है हमारा, कौन बताएगा ये किसका चिन्ह है। सबसे पहला जो चिन्ह है, सबसे पहला चिन्ह किसका है। सबसे पहला चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहला चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा कौन सा चिन्ह है हमारा, ये फटाफट बताइए दूसरा चिन्ह कौन सा है। क्या कहते हैं इस तरह के चिन्ह को, इसको कहते हैं आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद आता है आपका अगला, अगला है आपका, यहां पर देख सकते हैं इस तरह का जो चिन्ह हमने प्रयोग किया है, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह के चिन्ह को क्या कहते हैं। एक तो होता है आपका इस तरह का चिन्ह, और एक होता है केवल आपका इस तरह का चिन्ह। तो दोनों के अलग अलग नाम हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। चलिए फटाफट बताइए कि ये किस तरह का चिन्ह है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको आपका कहा जाता है अर्ध विराम, इसको कहा जाता है अर्ध विराम, और इसको कहा जाता है अल्प विराम। तो ये आपका जो चिन्ह है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर एक चिन्ह और दिखाया गया है, ये कौन सा चिन्ह है, जब दो युग्मों को जो जोड़ने का काम करता है। ये किस तरह का चिन्ह है, जो दो युग्मों को जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का यानी कि उसका नाम होता है योजक, जोड़ना यानी कि योजक, तो इसलिए इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। अगला है, बिल्कुल देख सकते हैं आप इस तरह से आपको यहाँ पर बनाया गया है, तो ये क्या होता है, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। और नंबर जो लास्ट में हमने यहाँ पर दिया है, अभी अभी मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन किया था, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कौन बताएगा। देखिए जो भी आपका यहाँ पर बचता है, अब हमने प्रश्नवाचक भी बता दिया, विस्मयादि बोधक भी बता दिया, अल्प विराम भी बता दिया, योजक चिन्ह भी बता दिया, पूर्ण विराम भी बता दिया। तो अब हमारा लास्ट में केवल बचता है उदाहरण चिन्ह। क्या हमारा लास्ट में बचता है, उदाहरण चिन्ह। तो ये है आपका उदाहरण चिन्ह, ये है आपका उदाहरण चिन्ह। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है विराम चिन्ह का, ये पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने विराम चिन्ह को 2 से 3 सेशन में यहाँ पर कंप्लीट किया, क्योंकि विराम चिन्ह कई बार होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है और उसको वो सही ढंग से यूज नहीं करते हैं, सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, और जिस कारण क्या होता है, किसी भी वाक्य का, किसी भी गद्यांश का भाव जो है हमें क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से आपने जो कुछ भी पढ़ा है इन सभी सेशंस में विराम चिन्हों के संबंध में, उसको घर पर जाकर रिवाइज कीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है विराम चिन्हों से संबंधित, उसको भी कंप्लीट कीजिए, और एक बार टॉपिक को घर पर रिवाइज जरूर कीजिए। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।